एक तो राजनीति को राजनीति के चश्मे से देखिए, वहीं तक सीमित रखिए। असली फ़ायदा उठाना है तो सड़क पे लड़ाई लड़नी होगी, ना कि ये जाति और धर्म के मुद्दे उठाकर पोलराइज करके राजनीतिक फ़ायदे के लिए। तो कुल मिलाकर ये दलितों को रिझाने का या जो जातिगत राजनीति एक की जाती है, उसका एक मुझे मकसद इसमें दिखाई देता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपकी बीजेपी का नारा था 400 पार, लेकिन 300 से 20% सीटें कम हुई, 240 पे आ गई। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर की गई टिप्पणी के बाद अब सियासत उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की सियासत गर्म होती नजर आ रही है। तमाम नेता अलग अलग इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं इस पर अखिलेश यादव का भी एक बयान आया है। आपको बता दें कि जब रामजी लाल सुमन ने इस पर टिप्पणी की थी, उसके बाद उनके आगरा स्थित घर पर हमले हुए थे। उस हमले के बाद अब अखिलेश यादव ने उनको दलित बताते हुए ये कहा है कि ये दलित पर हमला है और अब इसकी जो लड़ाई है वो जातिगत लड़ाई पर आ गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव भी लगा हुआ है और इसको लेकर के कास्ट पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा हावी होती है चुनावों के आसपास, आप देखते होंगे। इसी को लेकर आज पूरी बात करेंगे कि ये राणा सांगा विवाद है क्या, इसका कहां तक असर होगा और किस तरीके से ये 2027 के चुनाव को प्रभावित करेगा। हमारे साथ हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ अजीत प्रताप सिंह सर हैं और डॉक्टर प्रवीण तिवारी कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ हैं। तो प्रवीण सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि एक तो ये जो टिप्पणी आई उसके बाद विवाद चल ही रहा था कि अखिलेश यादव का फिर बयान आता है और उसके बाद ये पूरी तरह से एक जातिगत लड़ाई में बदल जाता है। आप क्योंकि एक एनालिसिस कर रहे हैं तो मेरा तो आग्रह है, जो दर्शक देख भी रहे हैं, ख़ास तौर पर जो युवा होते हैं, जो दिलचस्पी लेते हैं इस तरह के विषयों में, वो सिर्फ जो झकझक होती है, जो राजनीतिक बहसबाजी होती है, उस तक सीमित न रहकर इतिहास के पन्ने जो उनको बताए जाते हैं, वो भी डेलिबरेटली सिलेक्टिव जानकारियों के साथ में उसको थोड़ा गहराई से जानें, समझें और जानते समझते हैं तो आप ये पाते हैं कि कैसे इतिहास का इस्तेमाल राजनेता जो है वो कई दफ़े करते हैं। ये एक ऐसा दौर है, चाहे आपने औरंगज़ेब वाली कंट्रोवर्सी को देखा है, वो भी इतिहास के पन्नों से निकली हुई है। दूसरा, अभी राणा सांगा को लेकर जो कुछ कहा गया है वो आपत्तिजनक भी। पहले तो मैं ये बता दूं स्पष्ट तौर पर, मेरा अपनी निजी राय है। जितना इतिहास को मैं जानता हूँ, पढ़ता हूँ, मेरी रुचि का विषय भी है, मैंने लिखा भी है इस विषय पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आपत्तिजनक बात है। दरअसल इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आपने क्या किया क्या नहीं किया वो एक अलग विषय है, लेकिन आप किसी को गद्दार कहते हैं, वो भी एक ऐसे शख्स को या एक ऐसी हस्ती को, ऐसी शख्सियत को जिसको देवतुल्य पूजा जाता है एक समाज विशेष के द्वारा, ठाकुरों के द्वारा। आज ठाकुर महासभा के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो भी मेरे साथ थे, उनसे भी मैं बातचीत कर रहा था। तो वो लोगों का तो ये भी मानना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो हमारे जो पूजनीय लोग होते हैं या जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके बारे में इस तरह की निंदनीय बातें करते हैं, इसलिए हम किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। दो पहलू हैं उज्ज्वल यहाँ पर। एक तो राजनीति को राजनीति के चश्मे से देखिए, वहीं तक सीमित रखिए और उसको समझने का प्रयास किए। जैसे रामजी लाल सुमन कुछ बोलते हैं, भाई इतना बुरा बोल दिया तो बैक क्यों नहीं किया उन्होंने, और बल्कि उनको बैक कर रही है समाजवादी पार्टी, यानी उनके साथ पुरजोर तरीके से खड़ी हुई है। तो पहले इसको समझिए कि इसमें उनका क्या फ़ायदा, अचानक से उन्होंने ये बात क्यों बोली। रामजी लाल सुमन एक बहुत पुराने नेता तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ वो एक दलित नेता हैं। अब ये जो दलित शब्द है, इस पर बड़ा इम्फेसिस अखिलेश यादव का भी है और आज राम गोपाल यादव ने तो स्पष्ट कह दिया कि अगर वो दलित ना होकर आपकी बिरादरी के होते, आपकी बिरादरी मतलब ठाकुरों से कह रहे हैं, आपकी बिरादरी तो क्या ऐसा होता। तो कुल मिलाकर ये दलितों को रिझाने का या जो जातिगत राजनीति एक की जाती है, उसका एक मुझे मकसद इसमें दिखाई देता है। वही कह लें जो पीडीए फार्मूला जो अखिलेश यादव की पार्टी का है, वो उसी को लेकर के इसको जी, पीडीए का फार्मूला आप कह लीजिए, औरंगजेब वाला मुद्दा उठा। कुल मिलाकर सियासतदान जो हैं वो मुद्दों को जानबूझकर भावनात्मक रूप से उठाते हैं। करणी सेना जो है, करणी सेना अपने कई कार्यों के लिए जानी जाती है। करणी सेना का अपना एक मिजाज है, अपना काम करने का तरीका है, तो वो उन्होंने उस चीज़ को किया। लेकिन देखते ही देखते इसमें सियासी बयानबाजी होने लगी। अब सियासत जो होती है वो बयानबाजी के स्तर तक रहती है, लेकिन सियासी बयानबाजियों के गहरे मायने इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसका असर किसकी साइकोलॉजी पर पड़ता है, इन दर्शकों की साइकोलॉजी पर जो इसको देखते हैं। राणा सांगा निश्चित तौर पर भारतीय इतिहास की एक ऐसी शख्सियत रहे हैं, एक ऐसे महापुरुष रहे हैं जिनके बारे में हमने हमेशा साहसपूर्ण बातें सुनी हैं। हमने ये सुना है कि कई घाव लगने के बाद भी, जैसे मुझे बड़ी चोटें लग जाती थी तो मेरे पिताजी मुझे मजाक में कहा करते थे तुम राणा सांगा हो, इस तरह की बड़े जो हैं वो कई लोगों को कहा जाता है। हमारे घरों में एक आम
ये परंपरा रही है। तो वो उनके साहस का परिचायक उनका अपना शरीर था कि कलाई नहीं है, 80 से 90 घाव शरीर में है, इसके बावजूद लड़ते रहे। तो बड़े लड़ाके थे, बहुत साहसी थे, कई लड़ाइयाँ लड़ी। मालवा क्षेत्र, राजस्थान का वर्तमान क्षेत्र, मध्य प्रदेश का, गुजरात का एक बड़ा सा हिस्सा, एक अच्छी खासी। और बाबरनामा में खुद बाबर जो है वो उनके बारे में लिखते हैं कि ये एक ऐसे योद्धा से हमारा सामना हुआ, या एक ऐसे योद्धा हैं जो सबसे बड़ी चुनौती थे। एक कृष्णदेव राय के बारे में लिखते हैं, वो दक्षिण में थे विजयवाड़ा में, और एक इनके बारे में लिखते हैं। तो कुल मिलाकर राणा सांगा जो है, उनके जैसी साहसी शख्सियत जो है वो तो भारतीय इतिहास में आपको बहुत कम देखने को या पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात होती है, चौहान के बारे में, या फिर महाराणा प्रताप के बारे में बात होती है, ऐसे कई चेहरों के बारे में बात। राणा सांगा उसी कैटेगरी में आते हैं। तो राणा सांगा के बारे में अगर आप एक आपत्तिजनक टिप्पणी, और इतनी आपत्तिजनक कि आप कोई देवतुल्य पूज रहा है उसको गद्दार ही कह दें, कोई इतिहासकार कभी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, किसी इतिहास की किताब में ये नहीं लिखा हुआ है। किसका किससे क्या समीकरण बनता है, कौन कैसे लड़ाई लड़ता है, सब राजा हैं, सब लड़ाके हैं, उस समय की बात थी। बदलते परिदृश्य में ये चेहरे, अब वो उनका दौर गुजर गया, जितना समय काल रहा होगा, 40, 50, 60 साल जो भी रहा होगा, उन्होंने अपना राज किया, लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तित्व को एक तरीके से रखा, इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया, लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। लोग आज जब समय काफ़ी बीत जाता है तो उसके बाद में आप उनको देवता की तरह पूछते हैं, और ऐसे एक नहीं, ऐसे कई चेहरे हैं। तो वो भावनात्मक तार हो गए। अब ये इतिहास राजनीति के बाद में ये जो भावनात्मक पहलू है, इसको मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। आज अगर भावनात्मक रूप से आप किसी भी चीज़ की उपासना, किसी पेड़ की उपासना कर रहे हैं मान लीजिए, और उस पेड़ को कोई अपवित्र करने का प्रयास करे, तो जो उसकी उपासना कर रहे हैं क्या वो चुप रहेंगे या वो नाराज़ नहीं होंगे? तो आप उनको भड़का रहे हैं, यानी कि फिर उनको कहा जाएगा कि नहीं, मैं किसी भी तरह की हिंसा के विरोध में हूँ, चाहे वो कुणाल कामरा के दफ्तर में जाकर शिंदे समर्थकों की हिंसा हो, या यहाँ पर करणी सेना की हिंसा से समाज में नुकसान ही नुकसान होता है, और इससे एक बहुत गलत इंप्रेशन भी जाता है। और कोई भी व्यक्ति जो लड़ाई लड़ रहा हो, उसकी सही लड़ाई भी वो आधी हार जाता है अगर वो पहले हिंसा कर दे। तो ये हमेशा याद रखिए, ये साइकोलॉजी और फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि अगर आप अपनी सही बात को भी हिंसा के ज़रिए रखते हैं तो आप आधी लड़ाई हार गए। तो इसका तो मैं विरोधी हूँ। हाँ, ये इस बात का भी विरोधी हूँ कि आप जानबूझकर किसी को पिंच कर रहे हैं। आप भावनात्मक रूप से, किसी का कद बहुत बड़ा है तो आप उस महापुरुष के बारे में कोई भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिससे कोई भड़क जाए, ये भी उतना ही आपत्तिजनक है। ठीक है। अजीत सर, अभी जैसे सर बता रहे थे कि सुमन जी बहुत सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और राजनीति का एक बहुत लंबा अध्याय उन्होंने देखा है। वो बखूबी ये बात जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लगा हुआ है, एक बड़ा वर्ग राजपूत समाज का, ठाकुर समाज का एक बड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश में है, वोटर भी है, उसको नाराज़ करके जब ये बात बोली उन्होंने और वो नाराज़ हुए, तो ये इम्पैक्ट 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। देखिए, 2027 में तो काफ़ी वक्त है, अभी 2 साल से ज़्यादा का वक्त है। और जहाँ तक इस कंट्रोवर्सी की बात करें तो ये बयान इस तरह से देना, और वो भी सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए, ये बिल्कुल गैर वाजिब है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था रामजीलाल सुमन को। यानी औरंगजेब का बचाव करते करते यहाँ तक बात पहुँची कि राणा सांगा, जिनको प्रवीण जी ने बोला कि एक समाज, या यूँ कहें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश का मालवा इलाका, गुजरात का, ये सब काफ़ी पूजते हैं। और इतिहास में भी हमने देखा कि उनके बारे में जिस तरह से लिखा गया है कि शरीर पर 80 घाव थे, एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, उसके बावजूद वो लड़ाई लड़ते थे। और इस तरह से गद्दार शब्द का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सही नहीं है, और ख़ास करके सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए। देखिए, रामजीलाल सुमन वैसे तो बहुत बड़े पुराने नेता हैं। 2004 में चुनाव जीता था जब यूपीए की सरकार आई थी। उस समय भी आगरा से उन्होंने जीता था, लेकिन बाद में चुनाव हारते गए। अब राज्यसभा से आए हुए, तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर इस कंट्रोवर्सी को, जो औरंगजेब वाली कंट्रोवर्सी थी, वो भी समाजवादी पार्टी के जो इकलौते विधायक हैं महाराष्ट्र में, अबू आजमी, वहीं से शुरू की, उनके बयान से। और वो कंट्रोवर्सी आते आते यहाँ तक आ गई। और अब चूँकि उत्तर प्रदेश में लोग बताते हैं कि हालांकि महंत हैं योगी जी, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है, खास करके विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि ठाकुरों का डोमिनेंस है, और काफ़ी जातिवाद जो है योगी जी करते हैं। जो ठाकुर हैं वो प्रमुख जो पद हैं उस पे जो है तैनात रहते हैं।
तो अब वो चाहते हैं कि ये सोची समझी रणनीति रही कि रामजी लाल सुमन से बुलवाया, और जब रामजी लाल सुमन के घर पे अटैक हुआ तो अब लोग कह रहे हैं कि देखिए ये दलित थे इसलिए इनके ऊपर अटैक हुआ, अगर वो ठाकुर होते तो क्या अटैक होता। हम ये पूछना चाहते कि क्या वो यादव होते तो क्या बच जाते वो, या किसी और कास्ट के होते तो बच जाते। भाई बयान को लेकर तो आप साफ कहिए, किस तरह का आपने बयान दिया, और उस बयान का अभी तक बचाव हो रहा है जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। राजनीतिक फायदे के लिए 2027 में क्या स्थिति रहेगी उत्तर प्रदेश में, वो तो अभी बहुत लंबी दूर की बात है। हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। 2000 पिछली बार चुनाव हुआ लोकसभा का 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी, जिसको बोला जा रहा था कि सब पूरा क्लीन स्वीप करेगी, आप देखिए मुजफ्फरनगर की सीट ठाकुरों ने विरोध किया, हार गए। अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर वहाँ पर हार गए। आप चंदौली की सीट ले लीजिए, राजा भैया के आसपास की जितनी सीट हैं, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बीजेपी को हार मिली। बलिया, तो वहाँ पर ठाकुरों ने ऐसा वोट किया कि बिल्कुल, जिसके चलते बीजेपी को हार मिली। और उस समय भी एक कंट्रोवर्सी आई थी, पुरुषोत्तम रूपाला एक मंत्री थे गुजरात में, उन्होंने बयान दिया। राजस्थान में तो आप 2014-2019 में सारी सीटें जीतते थे, लेकिन राजस्थान में आपने आधी हो गई आपकी सीट। गुजरात में 25 में से 25 जीतते थे, एक सीट देखिए मिल गई कांग्रेस को, कोई सोच ही नहीं सकता था। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका प्रभाव रहता है, और प्रभाव था। आगे चलकर कितना प्रभाव इनके फायदे में होगा, कितना नुकसान होगा। अखिलेश यादव तो मजे हुए खिलाड़ी हो गए हैं, वो ही क्लियर कर देते। उन्होंने औरंगजेब वाले बयान पर जब अबू आजमी ने बोला था तब भी कुछ नहीं बोले, खास तौर पे मतलब विरोध नहीं किया, बैकफुट पे नहीं आए। और इस वाले मामले पे भी वो खुलकर बिल्कुल बोलने से बच रहे हैं, बल्कि उन्होंने एक नया एंगल दे दिया। देखिए चूंकि उनकी राजनीति को सूट करता है माइनॉरिटीज वोट बैंक, अखिलेश यादव का है, उनके फादर के बारे में बोला ही जाता था कि मौलाना मुलायम। तो जो मुसलमानों का पूरा वोट है वो वोट बैंक की तरह पोलराइज किया जाता है और अपने फेवर में इस्तेमाल होता है। तो औरंगजेब की कंट्रोवर्सी जब आई तो उसको बैक किया गया, उन्हीं के पार्टी के विधायक के द्वारा ये बयान दिया गया, और अब उन्हीं के पार्टी के सांसद के द्वारा इसको डिफेंड किया जा रहा है। अब राजपूतों से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि राजपूत चूँकि योगी जी से जुड़ा हुआ मामला है, तो शायद जो है और बाकी लोग पोलराइज होंगे, दलित पोलराइज होंगे। चूँकि उनका पीडीए आप देखिए कि पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी, उसी पीडीए उनका यही वोट बैंक ही है। तो अब वो कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे के जरिए पोलराइज किया जाए और फिर आगे जो फ़ायदा उठाया जाएगा। लेकिन कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये तो 2027 में पता चलेगा। लेकिन अभी मेरे हिसाब से ये बयानबाजी सही नहीं है, और कहीं भी इसे सही नहीं ठहराया जा सकता, चाहे उत्तर प्रदेश में कहिए, चाहे पूरे देश में कहीं भी किसी भी राज्य में करिए। आगे चलकर उनको इसका सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रवीण सर, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। जैसे सर जब आपने अभी बताया कि एक जाति वर्ग का भावनात्मक संबंध होता है, पूजनीय होते हैं, जैसे मुझे विश्नोई समाज जो था जिसको लेकर के वो बड़ा विरोध करता है सलमान खान का, जब एक्टर को नहीं छोड़ा तो सियासतदार जो जिस कदर से ये लोग बयान देते हैं, इनके खिलाफ लोग आ जाते हैं। मतलब ये इन्हें तो समझ तो आता होगा कि अगर मैं ये स्टेटमेंट दूंगा तो ये एक बड़ा वर्ग होगा जो चर्चा का विषय बनेगा, और लोग इसमें ऑपोजिट भी हो सकते हैं, हमारा विरोध कर सकते हैं और बुरी तरह से कर सकते हैं। इसको थोड़ा समझिए, बड़ा अभी अजीत जी ने एक अच्छा उदाहरण दिया, मैं सोच रहा था, मेरे जहन में चल रहा था। और आज जो मैं ठाकुर समाज की बात कर रहा था, उनकी तरफ से भी ये वक्तव्य आया रूपाला जी का, बीजेपी के नेताओं का। और रूपाला जी का जो बयान था वो ऐसा था कि अंग्रेज़ों के साथ राजाओं ने रोटियां तोड़ी और उनके आगे सरेंडर कर दिया, और सबसे ज़्यादा दलितों के साथ में। तो देखिए वहाँ पर वो दलित समाज को एकजुट करने का वो अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे। तो दलित मतदाता जो है वो किसके लिए काम का नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की तो जो ताकत आप देखते हैं 2014 के बाद से लेकर आज तक, वो इसी दलित समाज की वजह से है। ये ओबीसी अति पिछड़ा समाज जो साथ में आया, इसी ने भारतीय जनता पार्टी को वो मकाम दिलाया जिसको आप देख रहे हैं, और इसी में सेंधमारी करने का प्रयास विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। पहले इसको समझिए, जब आप इसको समझेंगे तब आप देखेंगे कि छोटे राजनीति ऐसा नहीं है कि आप जैसे देखते हैं कि आज आए एक रामजी लाल सुमन ने एक बयान दे दिया। ये दरअसल एक पत्थर फेंक के हलचल मचाए रखने की, उसको मथते रहने का एक प्रक्रिया होती है। कोई एक बयान से कुछ नहीं होता कभी भी, लेकिन लगातार जो अभी वो कह रहे थे कि वो मुफीद बैठती है अखिलेश यादव को राजनीति, पीडीए का मॉडल है। आप पहले तो मोटा बिल्कुल सफाई से दिमाग के सारे जाले साफ, के सारे बयान भूलते हुए आप स्टैंड समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति क्या है?
जैसे मैं आपसे पूछूं क्या राजनीति है उनकी? ठीक है, आपको क्लियर है, एक एक बच्चे को क्लियर होगा, सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद हम सबके लिए कार्य करते हैं, सारे देश में सुरक्षित हैं, सब हैं, और जबकि खुल के पता है कि किसी मुस्लिम को वोट नहीं देना है और हिंदुत्व की बात करना है, मंदिरों का निर्माण करना है, महाकुंभ आदि इत्यादि की तो और ये अच्छा भी है, देश को अच्छा भी लग रहा है, हर हिंदू को अच्छा लग रहा है, तो बहुसंख्यक समाज जो है वो जुट रहा है। ये किसकी राजनीति है? बीजेपी की राजनीति है। कांग्रेस की राजनीति क्या रही है? कांग्रेस की राजनीति आज वो माने ना माने, देखिए भाई, मैं दर्शकों को भी कहना चाहूँगा, आप में कई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी होते हैं, कई कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि एक पत्रकार के नज़रिए से मैं कैसे देखता हूँ, और मैं सभी के बारे में आपको बता रहा हूँ। बीजेपी की बात बताई, कांग्रेस की राजनीति को देखिए, कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की इंतहा कर दी। मेरी एक पूरी पुस्तक है उसके ऊपर, आतंक से समझौता, द ग्रेट इंडियन कॉन्स्पिरेसी, अंग्रेजी में, वो काफ़ी लोगों ने उसको पढ़ा भी। मुस्लिम तुष्टीकरण में इस हद तक गए कि एक भगवा आतंक जैसी थ्योरी को क्रिएट कर दिया गया। ये क्या था? ये सियासत थी, वो उनको मुफीद बैठती थी। अब आप कहें कि अरे ये तो अजीब, उस समय पर जब आया था तो बिल्कुल ऐसे ही लगता था कि अरे ये क्या बात कर रहे हैं, बड़ी अजीब हो, लेकिन देखते देखते वो थ्योरी बन गई, उस पर बड़ी बड़ी किताबें लिखनी पड़ी, उस पर क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। यही होती है राजनीति। ये धीरे 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 ऐसे पकाया जाता है इसको। अब आइए अखिलेश यादव की राजनीति पर। MY समीकरण, ये आपने सबसे पहले यहीं सुना। आपने जो इनके पिताजी थे मुलायम सिंह यादव, उनकी राजनीति को देखा। मुस्लिम यादव समीकरण को लेकर वो चलते रहे। मुस्लिम मतदाता आज भी अखिलेश यादव के साथ में हैं, यादव मतदाता तो खुलकर अखिलेश यादव के साथ में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मुस्लिम यादव समीकरण के साथ से बात नहीं बनेगी, ये 2-3 बार के चुनाव में समझ में आ गया। चाहिए क्या? अरे ये दलित, सबसे बड़ा वोट बैंक कौन सा पूरे देश में कौन है? दलित है, OBC समाज है। इस सवर्ण और वो ये सब राजनीति करते रहो आप, पर इनका वोट जो है उतना मायने नहीं रखता जितना दलितों का। अब दलित क्या होता है? दलित कभी हिंदू हो जाता है, कभी वो दलित के हिसाब से, कभी मायावती जी की जय जयकार हो जाती है, वो बड़ा कंफ्यूज होता है। मुस्लिम समुदाय का भी यही हाल बना रखा है, कभी इधर कभी उधर कर रखा है कि वो ओवैसी मेरे खास हैं, कि अखिलेश मेरे खास हैं, कि राहुल गांधी मेरे खास हैं, कि कौन मेरा खास है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन उनका ये स्टैंड क्लियर है सर कि बीजेपी को वोट नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी के ही शरण में चले जाए। 8% मतदान हुआ है लोकसभा चुनाव में, आप क्या सोच रहे हैं? और वो कुंदर की जैसी सीट जो है वो जीत के 67% मुसलमान है वहाँ पर, उपचुनाव में जीती बीजेपी। आप ये मत सोचिए, ऐसा भी नहीं है। मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, वो पहले ये देखता मेरा काम किस में बन रहा है। भाई जिंदगी जीना है, हिंदू मुसलमान चलता रहेगा। अल्टीमेटली हम अपना परिवार चलाते हैं, बच्चे पालते, दाल रोटी की व्यवस्था करते हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये जो, और एक तो इतनी साफ बात है कि हम तो अपने बारे में सोच रहे हैं। दूसरा, जैसे ही भावनात्मक आता है तो अभी देख लीजिए, मुस्लिम समुदाय अगर खड़ा हो जाए या हिंदू समुदाय इधर खड़ा हो जाए तो क्या चर्चाएं चल रही होंगी। ये है राजनीति। कौन घुसड़ता है इनके दिमाग में? कहाँ से आया है? मैं सिंगापुर की एक तकनीक का इस्तेमाल हमेशा जो है अपनी बातचीत में करता हूँ, और ये सोशल तकनीक है। ये कोई ऐसी तकनीक नहीं कि कोई इनोवेटिव तकनीक है। वहाँ पर एक तो जितने भी रेसिडेंशियल एरियाज़ होते हैं वो देखती है सरकार स्वयं, वहाँ गार्ड सरकार का बैठता है, और वहाँ एक कंपलसरी नियम है। वहाँ जैसे 4 अगर समुदाय रहते हैं कि वहाँ मलय रहते हैं जो मलेशिया से आए, चाइनीज़ रहते हैं, तमिल बड़ी आबादी है वहाँ पर, तमिल वहाँ की एक भाषा है, राष्ट्रभाषा के तौर पर ली गई है, और ऐसे ईसाई समुदाय। तो ये चारों समुदायों का एक बराबर वर्गीकरण किया गया। सोसाइटी में इतने % रहना ही पड़ेगा, वो आरक्षित है उनके लिए। जितने भी त्यौहार होंगे वहाँ पर मिलकर मनाए जाएंगे। भारत में क्या है, एक बस्ती बनेगी तो वो मुसलमानों की बस्ती, वो पूरा मुसलमानों का इलाका। ये क्या है, हिंदुओं का इलाका। वहाँ अगर 2 हिंदू रह रहे हैं तो उनको भागना पड़ेगा, यहाँ 2 मुसलमान रह रहे हैं तो इनको भागना पड़ेगा। क्या हो रहा है? कौन किसके साथ हो रहा है ये बेवकूफ़ी? और कौन इनके दिमाग में भर रहा है? कौन दिमाग में भर रहा है? जब ये समझ में आया, हम कोई जननायक तो है नहीं, नेता है नहीं तो, और ऐसे कई क्रांतिकारी आते हैं और वो इस तरह की क्रांति को उठाते हैं। लेकिन मुसलमान के लिए मुसलमान वाले क्रांति उठाते हैं, हिंदू के लिए हिंदू वाले क्रांति। कोई समभाव में मानवता की बात नहीं करता। जो मानवता की बात करते हैं उनको कुछ लोग स्वीकार करते हैं, उनका अपना एक नया धर्म चल पड़ता है। सर अब जातियों के नए नेता बन गए हैं। ये अब आपने जो कहा कि ये जाति का जो कन्फ्यूजन है, जहाँ बात चल रही थी कि दलित समुदाय जो है उसको बस किसी तरह से अगले चुनाव में क्या करना है, तुम्हें उस पर बात करना है। हमें भी कोई बहुत लंबा तुमसे वो मतलब नहीं है। हाँ, एक समय पर मायावती क्या थी, अजीत जी खूब जानते होंगे, बड़ा करीब से इन्होंने कवर किया होगा। कांशीराम जी क्या थे, एक क्रांति की तरह आए थे। आज कहाँ है? क्यों नहीं है मायावती जी दलितों की मसीहा? आज फिर कोई चंद्रशेखर खड़े हो जाते हैं, फिर कोई खड़ा हो जाता है। क्यों ये दलित 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 दलित? और दलितों के बारे में वो ऐसी बातें तथ्यात्मक रूप से, अगर किसी भी एकेडमिशियन के साथ में बैठ जाए तो 2 सेकंड खड़े नहीं हो सकते वो।
मनुवाद मनुवाद कर दिया, मनुस्मृति पे बात, ना मनुस्मृति इनमें से किसी ने पढ़ी, ना मनुस्मृति के मायने उनको मालूम है। एक समय पर भारत में संविधान बनने के पहले कानून की जो व्यवस्था थी वो उसी से चलती थी। वो दरअसल संविधान हुआ करता था, उसमें नियम कायदे लिखे हुए हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो उसमें से कुछ सिलेक्टिव चीज़ें जो बाद में कई लोगों ने अपने मतलब से घुसेड़ दी होंगी, वहाँ होता था संविधान में संशोधन या वहाँ जो छेड़छाड़ हुई उसको आगे वो बढ़ाते रहे, धीरे धीरे उसमें से कुछ एक सिलेक्टेड पॉइंट उठा के ये देखो मनुवादी है, मनुवादी। अम्बेडकर के बारे में हालांकि ये विषयांतर हो जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर मैं ये बात इसलिए बता रहा था कि इसी तरह से लोगों के दिमाग के साथ खेला गया। ना तो मैं बहुत कड़ी टिप्पणी कर रहा हूँ, ना तो कोई दलित होता है, ना कोई ब्राह्मण होता है, ना कोई ठाकुर होता है, ना कुछ होता है। ये सब आपके दिमाग में कंडीशनिंग ऑफ माइंड में पैदाइश से आपको बैठा दिया गया। आप एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था में रह रहे हैं। धीरे धीरे इसका एक ही इस्तेमाल होता है, एक तो रिजर्वेशन में होता है और दूसरा होता है वोट देते वक्त। तो ये जो वोट देते वक्त का इस्तेमाल है ना, ये राजनीतिक पार्टियाँ कर रही हैं और ऐसे बयानों के जरिए करती हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे, जैसे प्रवीण सर ने बताया कि जितनी मेजॉरिटी है जो परसेंटेज की वो एससी ओबीसी इन सब की है। अब जनरल की भी बात अगर कर लें हम, तो नज़रअंदाज तो कोई भी नहीं करता और बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि बहुत अहम उनका भी वोट परसेंटेज हो जाता है। उनकी बात को लेकर आपके क्या? देखिए, जहाँ तक वोट बैंक की बात करें तो पहले जो परंपरागत राजनीति थी उसमें ज़रूर माना जाता था कि पिछड़ा वर्ग है, दलित है और ये सब है। लेकिन आज की जो राजनीति है इसमें सबसे बड़ा वोट बैंक, मैं बार बार कहता हूँ कि महिलाएं हैं। आधी पॉपुलेशन, आधी आबादी, ये सबसे बड़ा वोट बैंक है। और ये वोट बैंक मोदी जी और योगी जी के साथ है, ये अखिलेश के साथ या कांग्रेस के साथ नहीं है, क्योंकि योजनाएं उनका लाभ मिल रहा है, कैश पैसे मिल रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा वोट बैंक वो महिलाएं हैं। आज देश में बात करें तो ना मुस्लिम है 20%, 22%, ना कोई और जाति है 20%, 25%, बल्कि सबसे बड़ा वोट बैंक है 50%, यानी महिलाएं, आधी आबादी। तो उसके लिए, और चूँकि बीजेपी के साथ है, इसीलिए स्ट्रैटेजिक तरीके से, रणनीतिक तरीके से दलितों को अपनी ओर फेवर में करने के लिए ये कोशिश की गई। क्योंकि जब तक आप सत्ता में नहीं है, जब तक आप योजनाएं नहीं चलाएंगे, तब तक महिलाओं को अपने ऊपर खींच नहीं सकते। हमने दिल्ली चुनाव में देखा कि अरविंद केजरीवाल 10 साल से सत्ता में रहे, लेकिन महिलाएं दूसरी तरफ चली गईं और जो कैश पैसा देने वाली स्कीम थी उस पर वोट पड़ा और आज बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन जो सर, महिलाओं का मुझे याद है सबसे पहला जो मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था उत्तर प्रदेश के अंदर, प्रियंका गांधी ने चुनावों को लेकर के लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और ये सारा पूरा कैंपेन चला था, उसका फ़ायदा तो कुछ मिला नहीं। देखिए, क्रेडिबिलिटी की बात है। राजनीति में क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी एक फैक्टर होता है, और जिस नेता के साथ होता है तो उसका विश्वास किया जाता है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल देखिए कहाँ इतनी अंदर तक घुसे हुए थे, लेकिन क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आई। उनका जो बंगला वाला जो कंट्रोवर्सी आई, शराब घोटाला आया, बस भाग गए लोग जो है। तो जहाँ तक ये आपने बात कही कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो ठीक है, कोशिश हो रही है, लेकिन अभी अब काफ़ी मेहनत करनी होगी समाजवादी पार्टी को। और प्रियंका गांधी की बात करें तो उनके साथ तो अभी कांग्रेस के साथ, पूरी कांग्रेस के साथ 6,000 रुपया महीना स्कीम थी उनकी, है, किसी ने भरोसा नहीं किया। और दो बार हो गया ना, 2014 आ रहे, 2019 आ रहे, 2024 ये भी हारे। लगातार 3 चुनाव, विधानसभा चुनाव की तो हम बात ही नहीं करते, न जाने कितना हार चुके हैं। तो राजनीति में अभी तक प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की वो क्रेडिबिलिटी नहीं बनी है जो पहले सोनिया जी की थी, जो राहुल गांधी की जी थी, जो इंदिरा गांधी की थी, जो जवाहरलाल नेहरू की थी। यानी ये बड़े नेता थे, इनके ऊपर भरोसा किया जाता था, लेकिन इनके ऊपर अभी भरोसा नहीं है। और अखिलेश यादव भी थोड़ा मैच्योर उनको दिखना चाहिए। ये सब राजनीति से फ़ायदा नहीं मिलने वाला, असली फ़ायदा उठाना है तो सड़क पे लड़ाई लड़नी होगी, ना कि ये जाति और धर्म के मुद्दे उठाकर पोलराइज करके राजनीतिक फ़ायदे के लिए। इससे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि बाद में जब वोट पड़ता है तो फिर ये सब घटनाएं जो है रिवर्स हो जाती हैं, निगेटिव हो जाती हैं, इसका नुकसान ज़्यादा होता है। मैंने आपको बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आपकी बीजेपी का नारा था 400 पार, लेकिन 300 से 20% सीटें कम हुई, 240 पे आ गई। उसके पीछे कोई वजह रही होगी ना। ठाकुरों की नाराज़गी आपने, उस पर मैंने बताया कि राजस्थान में भी कम हुई, गुजरात में जो कोई सोचा नहीं था कि वहाँ पर कोई सीट कांग्रेस जीतेगी, लेकिन वो जीती। उत्तर प्रदेश में भी उसका बहुत नुकसान हुआ। मैं सीटें बताया, मुजफ्फरनगर, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, कोई सोचा था कि अमेठी में जीत जाएंगे किशोरी लाल शर्मा और स्मृति ईरानी हार जाएंगी, वो भी इतने मार्जिन से। सुल्तानपुर में मेनका गांधी को कोई हरा सकता था, लेकिन
सोनू सिंह वापस आए समाजवादी पार्टी में, पोलराइज कर दिया वहाँ ठाकुरों को। आप देखिए कि चंदौली सीट जहाँ से पांडे जी चुनाव लड़ते थे, मंत्री थे, वो हारे। बलिया की सीट है, घोसी की सीट है, ये सब तो बीजेपी की जीती हुई सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर उसको नुकसान उठाना पड़ा। तो कौन किस स्टेटमेंट का कितना नुकसान उठाना पड़ेगा ये अभी से नहीं समझ में आएगा, ये तो अभी 2 साल है। लेकिन अगर साफ सुथरी राजनीति करेंगे तो आगे चलकर निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, जो बीजेपी को फ़ायदा मिल रहा है इस समय। बिल्कुल साफ तौर पर जो समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है, इसको लेकर क्या 2027 में ये टीस जो ठाकुर समाज की है, राजपूत समाज की है, ये वो टीस चुनावों में निकलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।